जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम लोग केमिस्ट्री के 12वें लेक्चर की बात करने वाले हैं। इससे पहले 11 लेक्चर और आए। आई होप आपने वो लेक्चर्स भी देखे होंगे। और इस लेक्चर में जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि हम लोग ईंधन के यानी फ्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आ रहे बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ईंधन वह पदार्थ होता है जो कि जलने पर अर्थात ऑक्सीजन और वायु के उपस्थिति में ये जलता है तथा इससे ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसे हम लोग ईंधन कहते हैं। यदि हम लोग दूसरी लैंग्वेज में कहें या फिर संक्षिप्त में इस चीज़ को कहें तो ईंधन ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक ऊर्जा का ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऊष्मा में परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम लोग ईंधन कहते हैं यानी फ्यूल कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग करते हैं ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है। तो दोस्तों, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। और दोस्तों, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप अत्यधिक निम्न होता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, अल्कोहल, क्योंकि आपको पता है कि ये एक चिंगारी देने पर भी ये चीज़ें जल उठती हैं, इसलिए इनका जो ज्वलन ताप होता है वो बहुत कम होता है। और दोस्तों, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम, कोई भी ईंधन को अगर हम लोग 1 किलोग्राम लेंगे और उसको हम लोग पूर्णतः दहन करेंगे तो दहन करने से जो प्राप्त ऊर्जा होती है या फिर ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसको ही हम लोग ऊष्मीय मान कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ऊष्मीय मान समझ में आ गया होगा। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो इसको हम लोग लिखेंगे किलो जूल, क्योंकि आपको पता है जो किलो होता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं और जूल को जैसे लिखते हैं प्रति यानी बटे में किलोग्राम आएगा। तो इसकी ये यूनिट है, आपको यूनिट भी याद रखनी है। और दोस्तों, किसी ईंधन का ऊष्मीय मान जितना अधिक होगा वह उतना ही अच्छा ईंधन माना जाता है। तो आपको यहाँ पे ईंधन का ऊष्मीय मान भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब विस्फोटन व ऑक्टेन संख्या क्या होती है, यानी नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर्स की। तो दोस्तों, जो वाहन होते हैं, वाहनों को चलाने के लिए दहन इंजन का उपयोग किया जाता है। आपको पता है क्योंकि जो हम लोग इंजन यूज़ करते हैं उसके अंदर एक दहन इंजन होता है जो कि वायु और पेट्रोल को इंजन में लेके आता है, यानी एक चैम्बर होता है और जिसमें आग लगती है, जिसके कारण वहाँ पे प्रेशर उत्पन्न होता है और प्रेशर के कारण वहाँ पे जो पिस्टन रहते हैं वो चलने लगते हैं, जिसके कारण जो इंजन है वो वर्क करने लगता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ईंधन जो सिलेंडर में ताप एवं दाब के कारण पहले ही जल उठते हैं और जिससे ऊष्मा का सही रूप से उपयोग नहीं हो पाता और यह ऊर्जा धात्विक ध्वनि उत्पन्न करके नष्ट हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि तेज आवाज़ आती है तो वही धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती है और नष्ट हो जाती है। तो यही धात्विक ध्वनि को हम लोग अविस्फोटन यानी नॉकिंग कहते हैं। तो आपको यहाँ पे अविस्फोटन समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, अतः ईंधन की उचित समय पर दहन हो और इसके लिए ईंधन में अस्फोटन रोधी यौगिक मिलाया जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख है टेट्रा इथिल लेड। तो आपको ये टेट्रा इथिल लेड का नाम याद रखना है, या फिर हम इसको बोले तो टेट्रा इथाइल लेड, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अगर ईंधन में से तो ये पूछा जाता है कि बताइए जो नॉकिंग के लिए हम लोग कौन से पदार्थ का यूज़ करते हैं। तो आप वहाँ पे लिख के आएंगे कि हम लोग टेट्रा इथाइल लेड का यूज़ करते हैं उसमें। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है कि जो लेड होता है वो हेवी मेटल होता है और जिसके कारण काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरण को भी इससे हानि होती है। तो आपको यहाँ पे अविस्फोटन नंबर समझ में आ गया होगा, आई होप। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऑक्टेन संख्या क्या होती है। किसी ईंधन का ताप एवं दाब की स्थिति में स्वतः ही प्रज्वलित होने का विरोध करना या फिर विरोध करने की जो क्षमता होती है उसको ही हम लोग ऑक्टेन संख्या कहते हैं या फिर ऑक्टेन संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों, ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होगी, यानी जो सीटेन संख्या होती है जितनी अधिक होगी उतना ही अच्छा ईंधन माना जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऑक्टेन नंबर्स भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जीवाश्म ईंधन। तो आपको पता है जीवाश्म ईंधन वह ईंधन होता है जो कि हजारों वर्ष पहले या कई सैकड़ों वर्ष पहले जीवित प्राणी एवं पेड़ पौधों के दबने से प्राप्त हुआ है, या फिर दबने के कारण कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन की अधिक मात्रा उनमें उत्पन्न हो जाती है और वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, तो उसको ही हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उसमें सबसे प्रमुख होता है पेट्रोलियम और दूसरा होता है कोयला। तो सबसे पहले हम लोग पेट्रोलियम की बात करेंगे। तो दोस्तों, कच्चे तेल से कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं और यह उत्पाद प्राप्त करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर उसको गर्म किया जाता है। और दोस्तों, जिनका क्वथनांक बहुत कम होता है वो गैसों के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, और जो जिनका क्वथनांक अधिक होता है या फिर जो भारी होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, पैराफिन, मोम, कोलता, ये सब अर्धतरल के रूप में प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों, सबसे कम टेम्परेचर पे हमें पेट्रोलियम गैस प्राप्त हो जाती है, जिसमें जो कार्बन के अणु होते हैं वो C1 से लेके C4 तक होते हैं, यानी कार्बन के एक अणु से लेके 4 अणु होते हैं।
और दूसरा हमें प्राप्त होता है गैसोलीन पेट्रोल। इसमें कार्बन के 5 अणु से लेकर 10 अणु तक पाए जाते हैं। और इसके बाद हमें प्राप्त होता है केरोसिन, जो कि हमें लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पे प्राप्त हो जाता है। और इसमें जो कार्बन के अणु पाए जाते हैं 10 से लेकर उनकी संख्या 15 तक होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डीजल। तो दोस्तों जो डीजल प्राप्त होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं 370 डिग्री सेल्सियस पे प्राप्त हो जाता है। और इसमें जो कार्बन के अणु पाए जाते हैं उनकी जो संख्या होती है कार्बन के अणु की वो 16 से लेकर 20 होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्नेहक तेल की। इसमें कार्बन के 20 से लेकर 30 अणु तक पाए जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पैराफिन एवं लुब्रिकेट। तो ये 400 डिग्री सेल्सियस पे हमें प्राप्त होते हैं और इसमें कार्बन के 30 से लेकर 45 अणु तक पाए जाते हैं। तो विभिन्न ताप पे हमें विभिन्न उत्पादों का प्राप्ति होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोयला की, यानी कोल की। तो कोयले का निर्माण बहुत समय पहले चट्टानों के नीचे दबी वनस्पतियों से होता है, जैसा कि आपको पता है। और जो कार्बन का मुख्य यौगिक है वो कार्बन होते हैं तथा कार्बन के यौगिक इसमें उपस्थित रहते हैं। और दोस्तों इसमें कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन आदि भी उपस्थित रहते हैं। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाएगी तो वो अच्छे किस्म का कोयला पाया जाएगा, और जिसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाएगी तो वो निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, जो निम्न कोटि का कोयला है यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप पिट कोयले की बात करते हैं जिसमें मात्र 50% तक कोयला पाया जाता है और ये सबसे निम्न कोटि का कोयला बोला जाता है। और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं लिग्नाइट। तो जो लिग्नाइट होता है उसमें 75% तक कार्बन पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सब बिटुमिन्स प्रकार के कोयले की। तो इसमें 75 से लेकर 90% तक कार्बन पाया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं। और इसी के साथ जो बिटुमिन्स होता है उसमें भी 90% से ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, इसलिए उसको अच्छी क्वालिटी का माना गया है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कठोर कोयला, जिसमें 90% कार्बन पाया जाता है। और दोस्तों जो इंडिया में कोयला पाया जाता है वो विटुमिन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है। और सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रेसाइट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे नीचे। और इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से लेकर 100% के बीच में होती है, इसलिए इसे सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना गया है। तो आप यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है तो आप बताएंगे जो पिट कोयला होता है सबसे निम्न कोटि का होता है। और सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। और दोस्तों वहीं पे अगर कोई ने आपसे पूछ लिया कि बताइए कि जो इंडिया में सबसे ज़्यादा किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि बिटुमिन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है इंडिया में सबसे ज़्यादा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पिट कोयला होता है सबसे ऊपर पाया जाता है। और वहीं पे जब कोयले का प्रतिशत बढ़ता जाता है, यानी कोयले में कार्बन का प्रतिशत जो है वो बढ़ता जाता है, तो वो उतने ही गहराई में पाया जाता है। यानी गहराई में पाया जाने वाला कोयला सबसे अच्छे प्रकार का कोयला होता है। तो आई होप यहाँ पे आपको कोल का भी समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आप यहाँ पे एक चार्ट देख रहे होंगे जिसमें गैसीय ईंधन के बारे में बताया है और उनके जो फॉर्मूले हैं, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर इस टाइप के फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली जो रेलवे के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है जो प्राकृतिक गैस होता है उसमें मीथेन पाई जाती है और मीथेन के साथ उसमें कार्बन के ऑक्साइड पाए जाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। जो मीथेन का फॉर्मूला होता है वो होता है CH4 और जो इथेन का फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जैसा आपको पता होगा इसका फॉर्मूला। और इसका उपयोग हम लोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में करते हैं प्राकृतिक गैस का। और इसमें से सबसे अधिक जो पूछे जाने वाली प्राकृतिक गैस है वो है LPG, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो आपको इसका भी नाम याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोल गैस की। तो दोस्तों जो कोल गैस होती है उसमें CH4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार कोल गैस के फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं और इसका उपयोग भी हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोड्यूसर गैस की। तो प्रोड्यूसर गैस में जो मुख्य पदार्थ पाए जाते हैं या फिर मुख्य गैसें पाई जाती हैं वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और उसी के साथ नाइट्रोजन पाई जाती है। और इसका उपयोग कांच एवं इस्पात उद्योग में किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं CNG, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करते हैं हम लोग। तो इसका जो कंपाउंड होता है वो होता है मीथेन और इथेन, जैसा कि आप यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं। और दोस्तों हम लोग फार्मूला बनाने भी देखेंगे कि फार्मूला कैसे बनाते हैं, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जल गैस की। तो जो जल गैस होता है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है और इसका उपयोग हाइड्रोजन और एल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गोबर गैस। और दोस्तों गोबर गैस सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में एक है, इसलिए आपको याद रखना है। गोबर गैस या फिर बायोगैस इसको बोलते हैं। तो इसमें मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और इसका उपयोग रसोई गैस के रूप में किया जाता है।
और इसके बाद हम लोग बात करते हैं एलपीजी, जैसा कि मैंने आपको बताया लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसमें जो मुख्य इसके जो पदार्थ होते हैं या फिर इसमें जो पाए जाते हैं वो है प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। और इसका उपयोग रसोई घर में किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा खाना बनाने के लिए हम लोग रसोई गैस में एलपीजी का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ईंधन से संबंधित लेक्चर था वो समाप्त हुआ। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।